आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि 17/1/2023 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेवलपमेंट में इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि डेवलपमेंट एक समान होता है, डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी है विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है, डेवलपमेंट इज इंटायरली अनप्रेडिक्टेबल। ऑप्शन सी है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। और ऑप्शन डी है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सा, तो ये बिल्कुल सही है कि विकास में कैसी विभिन्नताएं होती हैं, सब में व्यक्तिगत यानी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, विकास एक समान होता है गलत होता है, क्योंकि विकास सभी में अलग अलग होता है। आपने देखा होगा किसी का डेवलपमेंट अलग तरह से तो किसी का अलग तरह से होता है। विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है, ये भी गलत है। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पर स्पेसिफिक टू जनरल नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, तो ये भी गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो सही पूछा था तो ये हमारा यही हो जाएगा कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हम एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। विकास में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट जो होता है सब में अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है, यानी कि विकास में कैसी होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये कथन विकास के बारे में बिल्कुल हमारा सही है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की दर कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरह से सीखता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने दो बच्चों को देखा होगा बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, कोई लंबा होता होगा तो कोई छोटा होता होगा, कोई जैसे गोरा होता होगा तो कोई काला होता होगा। ठीक है, और मतलब सब रूप में, शारीरिक गठन में, सब में अलग अलग होते होंगे, तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे उनमें भिन्नताएं भी अलग अलग ही होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कोई भी जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्णतः समानता नहीं होती। यहाँ तक कि जो जुड़वा भाई बहन होते हैं वो भी आपने देखे होंगे कि वो भी किसी न किसी प्रकार से अलग होते हैं, यानी सेम नहीं बिल्कुल होते हैं। उनमें रंग, रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव आदि के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्नता अवश्य मिलेगी। यानी कि किसी का माइंड थोड़ा ज़्यादा चलता होगा, किसी का थोड़ा कम चलता, नहीं बुद्धि किसी की ज़्यादा विकसित होगी, किसी की कम विकसित होगी, किसी की रुचियाँ इंटरेस्ट मतलब अलग अलग होंगे तो किसी के अलग अलग। ठीक है, यानी कि कोई अलग गेम प्रयोग करेगा, यानी कि सब लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्सन और रीजन वाला है। असर्सन है कि स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। प्रोवाइजन ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स कैन इंश्योर बेटर न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। और हमारा रीज़न है कि पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। Environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth is determined only by heredity। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और दोनों सही तो हैं, ए और दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर दोनों सही तो हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि ए सही है लेकिन आर जो वाला है वो गलत है। ठीक है,
हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि जो स्कूल्स होते हैं उनमें मिड डे मील यानी भोजन की व्यवस्था से जो छात्र होते हैं उनका बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। ये कथन सही है, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा भी होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में भोजन ही नहीं मिलता, मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं जिन्हें खाने के लिए भी नहीं होता है, तो मिड डे मील उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। वो स्कूल सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें मिड डे मील मिल सके। तो एक तरह से ना होता है कि उनके लिए मिड डे मील वरदान साबित हो जाता है कि उनके भोजन जो होता है वो उन्हें मिल जाता है और साथ साथ शिक्षा भी मिल जाती है, यानी पढ़ाई भी मिल जाती है। तो मिड डे मील जो होता है वो उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी बेहतर होता है। ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके तहत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर को भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसमें बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक और लघु प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इसमें छात्रों को क्या मिलता है, जो दोपहर का भोजन होता है वो बिल्कुल निःशुल्क यानी कि फ्री मिलता है। ठीक है, जिससे उनका उद्देश्य नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति के साथ साथ बच्चों में पोषणिक स्तर में सुधार करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे भोजन की ही मतलब लालच में, या तो मान लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें घर में भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन ही खाने के माध्यम से स्कूल चले जाते हैं, इससे नामांकन बढ़ जाता है। प्रतिधारण और उपस्थिति के साथ साथ उन्हें पोषणिक स्तर भी सुधार हो जाता है, यानी कि पहले उन्हें जो भोजन नहीं मिलता था जिससे उनका हेल्थ काफ़ी खराब रहता था, अब वो भी सुधरने लगता है क्योंकि वो खाना डेली खा सकते हैं। ठीक है, ये तर्क पर्यावरणीय कार्य के किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका जो हमारा तर्क है कि पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। ये कैसा है, गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसने हमसे कह दिया है कि आनुवंशिकता जो होती है वो बिल्कुल निर्धारित ही नहीं होती है। जो आनुवंशिकता होती है वो पहले से ही निर्धारित होती है और आनुवंशिकता से ये निर्धारित होता है। पर्यावरण कारक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। भैया क्यों नहीं निभाता, पर्यावरण कारक तो बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वातावरण में आनुवंशिकता की परस्पर क्रिया पर ही डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, निर्धारित होता है। दोनों आपस में मिलकर ही एक व्यक्ति का अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिकरण की द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है। एज एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्कूल इज टू। ऑप्शन ए है कि बच्चों को घर से अलग कर देना, कट द चाइल्ड ऑफ फ्रॉम द हाउस। ऑप्शन बी है कि बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना, अनडू द लर्निंग चिल्ड्रन हैड एट होम। ऑप्शन सी है कि बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना, कंडक्ट द लर्निंग एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड इन द फैमिली। और ऑप्शन डी है कि परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, वी एन एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली एंड बुल्ड अपन द थिंग्स चाइल्ड इज फैमिलियर विद। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की जो परिचित चीज़ें उनको कैसे बढ़ाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। यानी हमसे पूछ रहा था कि जो सोशलाइजेशन है, जो सामाजिकरण है, उसकी सांस्कृतिक संस्था के रूप में स्कूल का क्या उद्देश्य होता है। तो बच्चों को घर से अलग कर देना ये तो गलत होता है। ये तो उनका उद्देश्य होता नहीं कि बच्चों को घर से ही अलग कर दें, ये तो गलत होगा ना, इससे उनका विकास कैसे हो पाएगा। फिर बच्चों को घर से सीखी बातों को पूर्ववत करना ये भी सही नहीं है। बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन हमें कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि खंडन करने से उनका गलत प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की जो परिचित चीज़ें हैं उसको कैसे बढ़ाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। और सामाजिकरण की कितनी संस्था होती है सोशलाइजेशन की, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना रखा है, ना देखा हो तो देखना भैया, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे हमारे शॉर्ट्स। दो होती हैं इसके सामाजिकरण की, एक होती है प्राथमिक संस्था, एक होती है द्वितीयक। ठीक है, फैमिली वगैरह जो होती है वो प्राथमिक में आती है और जो स्कूल्स वगैरह होती है वो सेकेंडरी में आते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि सामाजिकरण की द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल का प्रमुख उद्देश्य होता है कि परिवार का विस्तार जिससे बच्चों की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, मतलब हमारी अगर फैमिली जो होती है, मतलब ये है कि स्कूल जो होता है वो हमारे सोशलाइजेशन की द्वितीय संस्था होती है। उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि परिवार का विस्तार करना जिससे बच्चे की जो परिचित चीज़ें हैं उसको कैसे बढ़ाया जा सके आगे। ठीक है, सामाजिकरण हमारे व्यक्तित्व और स्वतंत्र की शुरुआत से संबंधित
स्वतंत्रता की शुरुआत से संबंध होता है। सोशलाइजेशन का किससे संबंध होता है? हमारे व्यक्तित्व और स्वतंत्रता से। समाजीकरण के दौरान प्रत्येक मनुष्य जो होता है वो आत्म पहचान की भावना और स्वतंत्र विचार और कार्य करने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। ठीक है, इससे प्रत्येक मनुष्य का क्या होता है कि आत्म पहचान होती है, उनके भावनाएं, इमोशंस, उनके स्वतंत्र विचार और कार्य की क्षमता विकसित होती है। इसके दो व्यापक समूह में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमारा है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा हमारा है द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? जैसे कि परिवार और परिवार के सदस्य, हमारी फैमिली और फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो हमारे समाजीकरण की प्राथमिक संस्था के रूप में आते हैं। जबकि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कौन कौन आता है? चर्च है, स्कूल है, मीडिया है, किताबें हैं, पत्रिकाएं, ये सभी आती हैं। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि प्राथमिक समाजीकरण की कितनी संस्था है? तो दो हैं। पहली है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरी है द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में फैमिली और फैमिली के जो मेंबर हैं वो आते हैं और द्वितीयक में चर्च, स्कूल, मीडिया, किताबें, पत्रिकाएं, ये सब आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुएं और घटनाओं को देखता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। यानी कि जीन पियाजे थ्योरी डेस इज said to occur when a child perceives now new objects or events in terms of existing schemas। ऑप्शन ए है एसिमिलेशन, समावेशन। ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑप्शन सी है मेटाकॉग्निशन, अनुकूलन। ऑप्शन डी है स्केप होल्डिंग पार्ट। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए एसिमिलेशन यानी कि समावेशन। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को हम समावेशन यानी कि एसिमिलेशन कहेंगे, जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या फिर घटनाओं को देखता है। यानी कि बच्चे के पास एक स्कीमा पहले से ही मौजूद होता है, उसमें भी ही वो नई वस्तुएं और घटनाओं को ऐड कर लेता है, यानी कि जोड़ देता है, उन्हीं के द्वारा देखता है, तो उसे हम समावेशन यानी कि एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में हम इस प्रक्रिया को समावेशन यानी कि एसिमिलेशन कहेंगे, जब कोई बच्चा जो मौजूदा स्कीमा है उसके संदर्भ में नई वस्तुएं या फिर घटनाएं उनको क्या करता है, देखता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ये क्या होता है? एक ऐसी मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें जो बालक होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स होता है, चिल्ड्रन होता है, वो क्या करता है कि समस्या का समाधान करने के लिए जो पहले से उसने कुछ चीज़ें सीखी होती हैं यानी कि मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उससे वो सहारा लेता है। ठीक है, अर्थात नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है, उसे ही समावेशन कहते हैं। देखो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समावेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जीन पियाजे के। तो जीन पियाजे ने यही कहा है कि बच्चे के पास जो पहले से ज्ञान होता है अपने उसी ज्ञान में वो नए ज्ञान को ऐड कर लेता है, तो उसे ही समावेशन कहता है। ठीक है, उसे अलग से ज्ञान बनाना नहीं पड़ता, उसी में भी वो अपने ऐड कर लेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, एक पेंसिल बॉक्स है। आप छोटे बच्चों की तरह समझिए, एक पेंसिल बॉक्स है, उस पेंसिल बॉक्स के अंदर ही आपने और पेंसिलों को ऐड कर लिया तो आपका वो समावेशन हो गया। आपको इसके लिए अलग से जो है दूसरा पेंसिल बॉक्स नहीं लेना पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि despite their abilities to solve different kinds of problem, days children still cannot think hypothetically। यानी कि डेज बच्चे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के कौशल पा लेते हैं, परंतु जो निगमनात्मक सोच होती है वो नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए है कि सेंसरी मोटर, संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन बी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इसमें से कौन सा है सही आंसर हो जाएगा? इसमें से हमारा ऑप्शन बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं यानी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुलझाने के कौशल जो है वो पा लेते हैं, परंतु निगमनात्मक सोच को नहीं कर पाते हैं, वो हमारी मूर्त संक्रियात्मक होती है। और ये जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो टोटल 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली है सेंसरी मोटर यानी संवेदी चालक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है।
दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाली जो होती है वो 11 से 18 अवस्था यानी कि 11 से 18 किशोर अवस्था तक होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये चारों अवस्थाएं याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये जीन पे आ जाएगी तीसरे नंबर की अवस्था है, जो कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या कर लेता है कि जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सुलझा तो लेता है, लेकिन जो निगमनात्मक सोच होती है उसको वो है नहीं कर पाता है। जीन पे आ जाए के अनुसार ये अवस्था लगभग कब से कब तक चलती है, 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे जो वस्तुएं होती हैं उनको समूहों में, उसके बाद उप समूहों में भी वर्गीकृत कर लेते हैं। प्रत्येक चीज़ों का क्या होता है, पहले उसको समूह में वर्गीकृत करते हैं, फिर उसको उप समूहों में भी वर्गीकृत कर लेते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की भी क्षमता विकसित कर लेते हैं। एक बार तो क्वेश्चन में हमारे ये भी पूछा गया था सीटेट में कि संख्या, क्षेत्रफल और आयतन की संरक्षण की क्षमता बच्चा जीन पे आ जाएगी किस अवस्था में विकसित कर लेता है, तो वो अपनी तीसरी अवस्था में विकसित कर लेता है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और 7 से 11 वर्ष तक चलती है। ठीक है, अतः बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक सोच यानी कि अमूर्त सोच की अवधारणा विकसित करता है। और बच्चा क्या करता है कि जो अमूर्त, ठीक है, और बच्चा अमूर्त सोच विकसित कब करता है, निगमनात्मक सोच विकसित कब करता है, ये बालक चौथी अवस्था में जाकर विकसित करता है, जो कि हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 11 से 18 या फिर किशोर अवस्था तक चलती है। तो बच्चे कब निगमनात्मक सोच विकसित करेगा, तो बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच को विकसित कर लेता। नाम से ही पता चलता है कि अमूर्त सोच यानी निगमनात्मक सोच कब जाकर विकसित होगी, हमारी चौथी अवस्था में जाकर विकसित होगी, थर्ड में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोहले वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। अकॉर्डिंग टू कोहलवर्ग द प्री कॉन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। ऑप्शन ए, किस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंसेस मॉरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है कि अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओबाइंग और डिओबाइंग रूल्स। ऑप्शन सी है कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंशन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर रेदर देन फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। हाँ भैया, थर्ड कह रहा है कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम जो होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बल्कि वो क्या करता है कि दूसरे की जो अपेक्षाएं होती हैं उनको बनाए रखने का प्रयास करता है। द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर रेदर देन फोकस ऑन द consequences ऑफ वंस एक्शन। ऑप्शन डी है कि स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक हैं, सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सल। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी कि अच्छा या बुरा नियमों के पालन या फिर अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। ठीक है, जिसे हमसे पूछा भी यही था कि कोहल वर्ग के अनुसार जो विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर है उनकी क्या विशेषता होती हैं, तो उनकी विशेषता यही होती है कि अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से क्या होते हैं, निर्धारित होता है। मैं एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के जो पूर्व पारंपरिक स्तर होते हैं उसमें बच्चा क्या करता है, वो अपने आसपास के लोगों से सही और गलत सीखता है। यानी कि इस वाली अवस्था में यानी पूर्व पारंपरिक स्तर में लॉरेंस कोहलवर्ग के उसके अंदर क्या आ जाता है कि वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने जो आस पड़ोस के लोग होते हैं यानी कि अपने जो सराउंडिंग उनके पीपल होते हैं उनसे क्या करता है, सही या फिर गलत यानी कि राइट और रॉन्ग के बारे में सीखने लगता है। उनका आचरण बाहरी कारकों जैसे कि प्राधिकरण के आचरणों
प्राधिकरण के आंकड़ों या पुरस्कार और दंड द्वारा अनुमोदन और अस्वीकृत द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनका क्या होता है आचरण जो होता है वो बाहर के कारक होते हैं, जैसे कि प्राधिकरण के आंकड़े, पुरस्कार, दंड, इनके द्वारा अनुमोदन और अस्वीकृत जो होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार नीति विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की एक विशेषता ये होती है कि अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा परिणामों से क्या होता है निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को अ टीचर बिलीविंग इन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी शुड। ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया और संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। डिस्करेज इंटरेक्शंस एंड डायलॉग अमंग स्टूडेंट्स। बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि कई आपको टर्म्स को याद रखना है, जैसे कि हतोत्साहित, कभी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और इनसे हमसे कह रहा है कि विद्यार्थियों के बीच जो अंतःक्रिया और संवाद हो रहा है उसको हमें हतोत्साहित कर दें। बिल्कुल गलत बात है, हमें उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ ऐसा कर सकते हैं, पर थर्ड वाला भी देख लेते हैं। हमारा अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम और सजा का उपयोग करना चाहिए। ऑफर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू स्टूडेंट रेगुलेटिंग देयर बिहेवियर। तो हमें ये करना चाहिए कि उनके व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम और सजा का प्रयोग करें। बिल्कुल गलत बात है। पनिशमेंट है, रिवॉर्ड है, ये सब को हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इनेबल स्टूडेंट टू फॉर्म एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी कि जरूरत पड़ने पर हमें उपयुक्त पाठ देना चाहिए, ठीक है। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसमें विश्वास रखने वाली जो एक टीचर होती है उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें जरूरत पड़े तो उपयुक्त पाठ देना चाहिए, यानी कि प्रोवाइड अप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट एज व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें जब जरूरत पड़े तो हमें उसे पाठ प्रदान करना चाहिए, ठीक है। पाठ जो होता है वो एक प्रकार की हेल्प होती है जो छोटे समय के लिए की जाती है जब बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि बच्चे जो हैं वो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और इसके लिए वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और सिर्फ उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है जिससे वो अपने वाला आंकड़ा पूरा कर सकें। तो यहाँ पर जो टीचर उसकी हेल्प करेगा वही पाठ या ढांचा कहलाएगा, यानी कि टीचर की छोटी सी हेल्प जो बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचा दे पाठ या ढांचा कहलाती हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए। और पाठ जो होता है वो एक प्रकार के शिक्षण की प्रक्रिया होती है जिससे क्या किया जाता है कि बच्चों को दिए जाने वाले जो निर्देशों की मात्रा है तथा स्वरूप है और उनके विकास के स्तर के अनुरूप होना है, ठीक है। और बच्चों को दिया जाने वाला जो समर्थन या फिर सहयोग है तो ये तब वापस ले लेते हैं जब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने लग जाता है, यानी कि बच्चों की जब हेल्प हो जाती है तब इस पाठ या ढांचे को हम वापस ले लेते हैं। एक छोटी सी हेल्प होती है टीचर की, ठीक है। तो हमें बच्चों को ये प्रदान करनी चाहिए बच्चे जिससे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के डेस किया जाता है। इन लिव वाइगोत्स्की थ्योरी नॉलेज इज co-constructed by the child and the adult dash the zone of proximal development। ऑप्शन ए है आउटसाइडर बाहर, ऑप्शन बी है विद इन अंदर, ऑप्शन सी है विनैत नीचे, ऑप्शन डी है आहिदो आगे। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी विद इन यानी कि अंदर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार जो बच्चा होता है वो वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर जो है वो किया जाता है, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही होगी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर करते हैं, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ZPD की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। किसी के सहयोग और विकास के संभावित स्तर के बिना प्राप्त विकास के स्तर के बीच का अंतर है जो दूसरों से अधिक जानकार यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यम
MKO, तो MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? ऑप्शन ए है कि डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ऑप्शन बी है कि क्रियात्मक खेल, खोज और अनुभवों से सीखने पर बल देना, एम्फासिजिंग लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटी एक्सपीरियंस एंड प्लेफुल एक्सप्लोरेटरी मैनर। ऑप्शन सी है कि केवल शारीरिक पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, एम्फेसिस ओनली ऑन कोर्स कंप्लीशन विद स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डेमोक्रेटिक एंड फ्री एक्सप्रेशन। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। ठीक है, ये हमारा गलत है, हमसे पूछ रहा था कि इसमें से हमारा कौन सा सही नहीं है, तो ये थर्ड वाला है, यही सही नहीं, क्योंकि इसमें केवल लग गया, ये केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल दे, तो गलत हो जाएगा। जबकि क्रियात्मक खेल, खोज और अनुभवों से सीखने पर बल देंगे, बिल्कुल सही बात है, इस पर बल दे सकते हैं। डिजिटल तकनीकी और शिक्षण अधिगम की सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये थर्ड वाले का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर भी हम विचार कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देने का स्थान नहीं है। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो कि प्रगतिशील हो और बच्चों पर केंद्रित हो, तो उसके लिए हमें पाठ्यक्रम समाप्ति पर ही बल देना नहीं चाहिए, यानी कि जल्दी से जल्दी इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसको खत्म कर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी में करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा ना, सिर्फ उसकी समाप्ति पर बल नहीं देना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन डीवी का विशेष योगदान है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके अंतर्गत जब नाम आता है तो सबसे पहले जॉन डीवी का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने कई योगदान इसमें दिए हैं। प्रगतिशील शिक्षा में ये बताती है कि शिक्षा से बालकों के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, यानी कि जो एजुकेशन होती है वो किसके लिए होती है? स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि स्टूडेंट जो होता है वो एजुकेशन के लिए नहीं होता है, शिक्षा बालक के लिए होती है। बालक शिक्षा के लिए नहीं होता है कि शिक्षा को, जो बालक है उसको शिक्षा के अकॉर्डिंग ढाल दो, नहीं भैया, शिक्षा को बालक के अकॉर्डिंग ढाल देनी चाहिए। ठीक है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी जैसे उसे ढालना होता है, जैसे वो चाहिए होती है उस तरह से हमें शिक्षा प्रदान उसे करनी चाहिए, ना कि हमें बालक को वैसा बना देना चाहिए जैसी शिक्षा हो। ठीक है, इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण तैयार करना होगा जिसमें बालकों की प्रगति का विकास हो सके, जिससे बालकों का क्या हो सके, प्रगति बच्चों की अच्छे से हो सके। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत स्थान डिजिटल तकनीकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, क्रियात्मक खेल, खोज और अनुभव से सीखने पर बल देना, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर देता है। ठीक है, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत किसका स्थान होता है? डिजिटल तकनीकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, क्रियात्मक खेल, खोज और अनुभवों से सीखने पर बल देना, लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की क्या करना? सक्रिय भागीदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाई कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट थ्रू यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज। ऑप्शन है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, आर नॉट कल्चरली फेयर। ऑप्शन बी है वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, गिव ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऑप्शन सी है वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, मीजर इंटेलिजेंस कम्प्रिहेंसिवली। ऑप्शन डी है कि व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं, अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं, आर नॉट कल्चरली फेयर। ठीक है,
मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू है, उसकी अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के लिए प्रमुख चिंता यह है कि वह कैसी होती है, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वह सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है, यानी कि कथन कह रहा है कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। टीचर शुड नॉट क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द एलिमेंट्री क्लासरूम्स। रीजन है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज इन वन एबिलिटी, यानी कि भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ये तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि आर दोनों गलत हैं। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि ऊपर दिए गए ए और आर दोनों क्या थे, गलत थे, यानी कि कथन और तर्क दोनों ही गलत है। भैया क्यों गलत है ये भी देख लो। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण है वो नहीं बनाना चाहिए। कथन कैसा है, गलत है, क्योंकि प्रिंट समृद्ध वातावरण से ऐसे वातावरण से होता है जहाँ बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि बच्चा तब बेहतर तरीके से सीखता है जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अच्छा, ये हमसे कह रहा है कि जो टीचर्स होते हैं उनको प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। कथन गलत है। क्यों नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए क्योंकि अगर हमारे आसपास में जो होंगे ऐसा वातावरण होगा जहाँ बच्चे अपने चित्र हैं, विज्ञापन वगैरह हैं, होर्डिंग्स हैं, कैलेंडर हैं, बाल साहित्य सूचियाँ हैं, इन सबको देखेंगे पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे ना। ठीक है, बेहतर तरीके से सीखते हैं जब समृद्ध परिवेश हो, यानी कि भाषा इन सब के माध्यम से भी सीखी जा सकती है। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर होर्डिंग्स वगैरह में कुछ लिखा होता है, कैलेंडर वगैरह होगा, बाल साहित्य होगा, सूचियाँ होंगी, तो इन सबको बच्चा पढ़ता है तो उससे बेहतर तरीके के अवसर मिलते हैं, तो इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और समृद्ध परिवेश होता है ये भाषा का, तथा भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता होती है। तर्क भी दिए गए कथन के अनुसार सुमेल नहीं खाता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों व्याख्या और तर्क दोनों ही गलत है। भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है, ये तर्क भी बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन और रीजन वाला फिर से आ गया, तो काफ़ी असर्शन और रीजन वाले पूछे जाते हैं। लड़के और लड़कियां जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स लर्न टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग सेम सेक्स एडल्ट। और हमारा रीजन कह रहा है कि जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है, जेंडर इज प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए की और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ए की और दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा है कि ए और दोनों गलत है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ए तो सही है लेकिन आर जो है वो हमारा गलत है। तो हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि लड़के और लड़कियां जो होती हैं वो जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन और अनुसरण करके सीखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि शेष अवस्था से वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति पुरुष स्त्री होने के उन विशेष तरीके के बारे में सीखता है जो परिवार और समाज के द्वारा निर्धारित होते हैं तथा जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि लड़कियों और लड़कियों को स्पेशल का वर्क दे दिए जाते हैं। जैसे कि जगह लड़कियां हैं तो आपका वर्क जो होता है वो कुछ अलग होता है, लड़के हैं आपका वर्क अलग होता है। तो ये सब वो समाज में सीखते रहते हैं कि हाँ अच्छा पापा है तो ये काम कर रहे हैं, मम्मी है तो ये काम कर रहे हैं, हम अपना ये काम ऐसे करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे। ये सारे वर्क हमें सीखने ही पड़ते हैं क्योंकि फैमिली के द्वारा सारे निर्धारित कर लिए जाते हैं।
दूसरा है कि जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना, ये वाला गलत है क्योंकि लिंग एक समाज की संरचना होती है जो सभी समाजों में लड़के लड़कियां पुरुष महिलाओं के दृष्टिकोण भूमिकाएं जिम्मेदारी और व्यवहार इस रूप को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ये सही है। लेकिन जो आर है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा छात्रों के विविध समूहों के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को while interacting with a diverse group of student a टीचर। ऑप्शन ए है कि ऐसी चर्चाओं को हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। शुड discourage discussions that encourage the student to talk about their backgrounds and experience। ऑप्शन बी है कि लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट ऑन हर आवर स्टीरियोटाइप्स एंड बेसिस। ऑप्शन सी है एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके मूल्यांकन का मानकीकरण करना चाहिए। फॉलो यूनिफॉर्म करिकुलम एंड स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन। और ऑप्शन डी है कि शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में व्याख्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। अडोप्ट द लेक्चर मेथड एज द प्राइमरी मोड ऑफ टीचिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन। इसमें आपको ना बोनस अंक प्रदान किए गए थे क्योंकि इसमें से जो हमारा था, जो हमारी आयोग था, उसने इसमें से कुछ को भी सही नहीं माना था, इसलिए इसको सबको एक्स्ट्रा अंक मिले थे। हमारे एक्सप्लेनेशन से कि RTI 2009 के अनुसार स्कूल जो होते हैं उसको अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विविधता यानी कि विकलांग छात्रों, विशेष अवस्था वाले छात्रों का समावेश जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों में छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं है और सभी के लिए समान शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कैसी हैं, शामिल हैं। साथ ही छात्रों के विविध समूहों के साथ एक कक्षा में एक शिक्षक को व्यक्तिगत असहमति की शिकायत करनी चाहिए और उनके व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान देना चाहिए और छात्रों के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें बोर्ड ने क्या किए थे, सभी को हम क्या दिए थे, समान अंक दिए थे, यानी बोनस मार्क सभी को मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असेसमेंट शुड बी यानी कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सर्वांगीण और समग्र यानी कि होलिस्टिक्स एंड कंटिन्यूस। ऑप्शन बी है मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित स्टैंडर्डाइज्ड एंड एग्जाम सेंट्रिक। ऑप्शन सी है योगात्मक व मानक संदर्भिक समेटिव एंड नॉर्म रिफरेंस्ड। ऑप्शन डी है कि शिक्षा केंद्रित और विचित्र टीचर सेंटर्ड एंड डिसकंटिन्यूस। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए सर्वांगीण व समग्र। ठीक है, मूल्यांकन यानी असेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो होलिस्टिक्स और कंटिन्यूस यानी कि सर्वांगीण और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि मूल्यांकन सर्वांगीण व समग्र होना चाहिए जिसके द्वारा जो बच्चे हैं उनके सीखने को क्या किया जा सके, समुन्नत कराया जा सके। साथ ही बच्चे की जो प्रगति की तुलना उसकी स्वयं की पिछली प्रगति से करता है। मतलब असेसमेंट करने से क्या होता है, मूल्यांकन करने से कि यह हमें पता चलता है कि बच्चे ने जो है वो कितना सीखा है, बच्चे ने पिछली बार कितना सीखा था, किस तरह से वो सीख रहा है और किस तरह से वो सीख सकता है। ठीक है, ये सब की हमें जानकारी मिलती है, इसे मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। हमारे बच्चों की जो लर्निंग है उसको हम, उसकी नॉलेज को हम असेसमेंट कर सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमी है, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि है और उसकी प्रतिभा का है, उसका भी आकलन कर सकते हैं। बच्चे जो होते हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग उनके अंदर जो होती है वो शॉर्ट कमिंग्स यानी कि कमियां होती हैं। तो इन सब का हम जानकारी आकलन के द्वारा लगा सकते हैं कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ को वो जानना चाहता है, किस चीज़ में उसकी कमियां हैं, कैसे हम उसको आगे करके प्रयोग कर सकते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करके हम उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हु आर क्रिटिकल थिंकर्स। ऑप्शन ए है कि खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति, ओपन माइंडनेस एंड इन क्वेस्टिवनेस। ऑप्शन बी है आंखें बंद करके निर्देशों का पालन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली। ऑप्शन सी है स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना, आस्किंग क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस। और ऑप्शन डी है कि स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन, असेसिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन
बी, आंखें बंद करके निर्देशों का पालन करना, ये गलत है। और हमसे पूछा भी गलत था कि इसमें से कौन सा होगा जो अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं होंगे। नहीं पूछा है तो सिर्फ हम आंखें बंद करके कोई भी हमें निर्देश दिए गए उसका पालन करना, ठीक है। उसकी क्या सच्चाई है, क्या कैसे कैसे क्या करता है, उस सब के बारे में ना जाना, ये गलत होगा। जबकि खुली मानसिकता और जिज्ञासु प्रवृत्ति बिल्कुल सही बात होती है। अगर हम समालोचनात्मक विद्यार्थी की बात करें तो वो क्या करता है कि वो उसका माइंड जो होता है वो ओपन माइंड रहता है, और जो होता है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहता है, हर चीज में पूछता रहता है ये कैसे कैसे क्या है कैसे है, ठीक है। लेकिन आंखें बंद करके निर्देशों का पालन नहीं करता। नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बल्कि स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना ये भी कर लेता है कि वो स्पष्टीकरण के लिए क्या करता है, कई सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है, उसे क्लैरिफाई हो जाए। स्रोतों की विश्वसनीयता का भी आकलन भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही नहीं करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। एक्सप्लेनेशंस भी कहेंगे कि आंखें बंद करके निर्देशों का पालन करना जो समालोचनात्मक विद्यार्थी है उसके अभिलक्षण नहीं होते हैं। समालोचनात्मक विद्यार्थी का मूल्यांकन उसकी व्याख्या कौशल का विश्लेषण करके और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं मूल्यांकन? व्याख्या कौशल का विश्लेषण करके और उसे कई एक्टिविटीज में शामिल करके। इनमें में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार लचीले अधिगम में सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ advocates a flexible learning environment considering the unique needs of each child in an inclusive classroom? ऑप्शन ए है बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या, हाईली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। ऑप्शन बी है मानकीकृत आकलन, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। ऑप्शन सी है सीखने का सार्वभौमिक अविकल्प, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। और ऑप्शन डी है एक समान व योगात्मक मूल्यांकन, यूनिफॉर्म एंड समेटिव असेसमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। सीखने का सार्वभौमिक अविकल्प, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एक समावेशी कक्षा, जो समावेशी शिक्षा सबसे पहले जान लो क्या होती है। एक ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। इसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार लचीले अधिगम में सहायक हैं। तो सीखने का क्या होता है? सार्वभौमिक अविकल्प। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि सीखने का सार्वभौमिक अविकल्प एक समावेशी कक्षा में जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना ताकि प्रत्येक बच्चों को जो ज्ञान है वो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ग्रुप ऑफ डाइवर्स लर्नर्स टीचर्स शुड प्रैक्टिस मल्टी कल्चरल एजुकेशन, यानी कि विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करें, एम्ड एट इंश्योरिंग यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन बी है कि एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करें, वाई यूजिंग यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। ऑप्शन सी है कि बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर, वाई क्रिएटिंग सेपरेट सेक्शंस बेस्ड ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन डी है कि कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे, वाई क्रिएटिंग ए क्लासरूम एथॉस वेयर एवरी चाइल्ड फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी, कि कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा कैसा करे, अपनेपन की भावना महसूस करे। सीखने का सार्वभौमिक कह रही है कि विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास में कक्षा के वातावरण को ऐसा लोकाचार बनाना चाहिए जहां हर बच्चा अपनेपन की जो भावना है उसको महसूस कर सके। साथ ही कक्षा में शिक्षक को ये विशेष रूप से भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सिर्फ संस्कृति है विषय से उस तक शिक्षा को सुलभता प्रदान ना करे, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए छात्रों को शिक्षा के समान अवसर भी उपलब्ध कराए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है, कथा उसे दोस्त बनने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ भी रखती है। तो एक किसके विशिष्ट अभिलक्षण है? यानी कि सुनीता एक्स हैबिट्स रिपीटेटिव मोटर एक्शंस एंड हैज डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स, दो
She has ability for excellent attentions to detail. These are typical identifying characteristics of ऑप्शन ए है ऑटिज्म श्रवणहीनता, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया पठन वैकल्य, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य, ऑप्शन डी है न्यूनता अतिशीलता विकार यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन इज श्रवणहीनता यानी कि ऑटिज्म। ठीक है, सुनीता है उसे गद्य कार्य को कई बार दोहराती है, जबकि उसे दोस्त बनाने में कैसी होती है, डिफिकल्टीज फील होती है। वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ भी रखती है। तो वे किसके विशिष्ट लक्षण होते हैं, ऑटिज्म यानी कि श्रवणहीनता के होते हैं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सुनीता एक ही गद्य कार्य को कई बार करती है, फिर दोस्त बनाने में उसे भी प्रॉब्लम होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की क्या रखती है, समझ। श्रवणहीनता एक विकासात्मक विकलांगता होती है जो मस्तिष्क में अंतर के कारण होती है। श्रवणहीनता ऑटिज्म होता क्या है, ये एक विकासात्मक विकलांगता होती है जो कि किस कारण होती है, हमारे मस्तिष्क में अंतर होता है इसके कारण होती है। इससे जो ग्रसित बालक होता है वो अक्सर सामाजिक संचार और बातचीत, प्रतिबंधित या दोहराए जाने वाले व्यवहार या रुचियों की क्या होने होती है, समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू ऐड हेयरिंग, यानी कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। ऑप्शन ए है ब्रेल सिस्टम ब्रेल प्रणाली, ऑप्शन बी है वॉकिंग स्टिक छड़ी, ऑप्शन सी है साउंड एम्पलीफायर यानी ध्वनि प्रबंधक, और ऑप्शन डी है आई ग्लासेस यानी कि चश्मा। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी ध्वनि प्रबंधक यानी कि साउंड एम्पलीफायर। इसमें से जो ध्वनि प्रबंधक है वो सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में क्या करेगा, मदद करेगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि ध्वनि प्रबंधक जो है वो सहायक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा जिनकी जो श्रवण क्षमता कैसी होगी, कम होगी। ध्वनि प्रबंधक आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ यूजर्स के लिए आवाज़ के वॉल्यूम और स्पष्टता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे उसे क्या किया जा सके, सुना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि इसमें से कौन सी है जो रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए है अभिसारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी है विचारों की मौलिकता ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, ऑप्शन सी है लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी है अभिसारी सोच कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन ए 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी बी है फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी है सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें से हमारा जो डाइवर्ट थिंकिंग अभिसारी सोच है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज विचारों की मौलिकता है, फ्लैक्सिबिलिटी यानी लचीलापन है, ये तीनों क्या होते हैं, रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि रचनात्मकता नवीन विचारों को उत्पन्न करने और उन्हें विचार में वास्तविकता से प्रकट करने की क्या होती है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता होती है। इसे एक नए परिप्रेक्ष्य का निर्माण करके कुछ मूल उत्पन्न करने की संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में ही भी हम मानते हैं। और रचनात्मकता की विशेषताएं क्या होती हैं, ये अभिसारी चिंतन से संबंधित होता है जो एक से अधिक दृष्टिकोणों द्वारा समस्याओं को हल करने की विधि को क्या करता है, संदर्भित करता है। रचनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं, एक किस पर संबंधित होता है, अभिसारी चिंतन पर संबंधित होता है जो क्या करता है कि एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने की विधि को संदर्भित करता है। फिर कह रहा है कि रचनात्मकता के लिए जो मौलिकता है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है कि एक नए दृष्टिकोण की पेशकश करके कुछ मूल उत्पन्न करने की क्या होती है, संज्ञानात्मक क्षमता होती है। एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन को समझने के लिए, व्यक्त करने के लिए और उसकी सराहना करने की भी क्षमता है। रचनात्मकता में लचीलापन विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है, जैसे कि किसी विशेष वस्तु के विभिन्न उपयोगों के बारे में सोचना था। जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर शुड इंश्योर दैट द लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण की गतिविधियां, ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों व उसे आगे बढ़ाए, वुल्ड ऑन द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड फर्दर इट, ऑप्शन बी है कि केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की पुनरुक्ति पर केंद्रित हो, आर एम्ड टू ओनली रिप्रोड्यूस नॉलेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी है
असंदर्भित और प्रतिरूपित हो, आर डिकंटेक्चुअलाइज्ड एंड डीपर्सनलाइज्ड, और ऑप्शन डी है बेहद जटिल और अमूर्त हो, आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे आगे बढ़ाए। ठीक है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण की गतिविधियां विद्यार्थियों के पहले के ज्ञान पर कैसी हों आधारित और उसे कैसे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण की गतिविधियां विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान पर आधारित हो और वो उसे कैसे करें, आगे बढ़ाएं। पूर्व ज्ञान जो होता है वे नए विचारों को सीखने के लिए आधार बनाते हैं। बच्चे विषय वस्तु की संकल्पना बनाते हैं। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो नए विचार और अनुभव होते हैं उनको आसानी से क्या करते हैं, समझते हैं, जो उनके पास चर्चा के विषय के बारे में पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, और यह अधिगम के लिए उनके आधारभूत ज्ञान को भी क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं अल्टरनेटिव कंसेप्शंस अमॉन्ग चिल्ड्रन। ऑप्शन ए कि उनकी आत्मकेंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं, रिफ्लेक्ट द इकोसेंट्रिक एंड इरेशनल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन बी है केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों में पाई जाती हैं, आर फाउंड ओनली इन चिल्ड्रन विद वेरी हाई IQ लेवल्स। ऑप्शन सी ये सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं तथा उन्हें दंडित करना चाहिए, आर एन ऑब्स्टिकल्स टू लर्निंग एंड शुड बी पनिश्ड। और ऑप्शन डी है कि बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे को बनाएं सह सिद्धांतों को दर्शाती हैं, आर द नैव theories that children construct about phenomenon around them। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बच्चों की अपने आसपास की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में बनाएं और सह सिद्धांतों के क्या करती हैं, दर्शाती हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाएं सह सिद्धांतों को दर्शाती हैं, और वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों के अधिगम की क्षमता से मध्यस्थ करने में भी क्या होती हैं, सार्थक हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी कि टीचर्स कैन इंकरेज इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान है उसको प्रभावी रूप से कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन ए कि अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोणों और अनुमानों को हतोत्साहित करके, डिस्करेजिंग मल्टीपल परस्पेक्टिव एंड गेसेस इन हर क्लास। देखो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको कुछ टर्म्स है वो याद रखने होंगे, इसमें से अपने आप ही बताता है कि मैं गलत उत्तर हूँ, क्योंकि इसने हमसे पूछ रहा है कि समस्या समाधान को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, यानी कि समस्या समाधान उसके हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें बोला है कि हतोत्साहित करो, हतोत्साहित करेंगे अगर दृष्टिकोण को बच्चों की कक्षा में तो वो तो इससे कुछ होगा ही नहीं, तो बच्चों के लिए गलत साबित होगा ना, ये तो निगेटिव में चला जाएगा, तो ये सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेस्चर सहायता कर सकते हैं, पर आगे भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके फोकसिंग ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज। तो इसमें से देखो सबसे अच्छा तो मुझे लग रहा है ऑप्शन बी वाला कि बच्चों का जो सहज अनुमान है उसको लगाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो हम प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों के सहज अनुमान लगाने का प्रोत्साहित करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ऐसे गेस लगाने लगते हैं चीज़ों का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित करके हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक है वो प्रभावी समस्या समाधान को क्या कर सकता है, प्रोत्साहित। सहज अनुमान द्वारा बालकों की जो चिंतन क्षमता है उसको विकास होता है, साथ ही कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हल करने के लिए दृष्टिकोण भी प्रदर्शित किया जाता है, जिससे शिक्षक को उनके अधिगम के स्तरों को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, यानी कि बहुत ईजिली जो होते हैं वो टीचर उसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कम उपलब्धि वाले बच्चों के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है। एज द क्लास टीचर ऑफ एन अंडरअचीविंग
अंडर अचीविंग चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी स्ट्रेटजीज डू यू थिंक वुड बी मोस्ट यूजफुल। यानी कि क्या है कि जो आप कम उपलब्धि वाले बच्चों के अच्छा शिक्षक हैं, ठीक है, इसके लिए आपको कौन सी रणनीति सबसे कम लगेगी उपयोगी। तो ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उसकी कम उपलब्धि पर एक लंबा व्याख्यान दें, गिव द स्टूडेंट अ लॉन्ग लेक्चर ऑन द अचीवमेंट ऑन हिज अचीवमेंट। तो ये सब बकवास है कि व्याख्यान वगैरह तो नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे बोर हो जाते हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं सुनते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन्स फॉर हिज अचीव्स एंड सेट शॉर्ट टर्म अचीवल गोल्स। तो हाँ, ये कर सकते हैं, पर आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है कि स्कूल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना, जैसे कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए एक अलग संकाय बनाना। आस्क द सोशल मैनेजमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स सच एज मेकिंग अ सेपरेट सेक्शंस फॉर अंडर अचीविंग स्टूडेंट्स। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चे के माता पिता को बताना और उन्हें बताना कि उनके बच्चों में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए बच्चों को एक अलग स्कूल में डाल दें। कॉल द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एंड टेल देम दैट देयर चाइल्ड डज नॉट हैव एनी एबिलिटी सो दे शुड पुट द चाइल्ड इन ए सेपरेट स्कूल। कितना बकवास ऑप्शन है, इसको तो कभी बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए कि हमें बच्चों की उपलब्धि जो है उसको कम है तो उसे और भी कम कर दें, यानी कि उसे अलग थलग कर दें, ये नहीं है। हमसे पूछ रहा था कि कम उपलब्धि वाले बच्चे हैं उनका अच्छा शिक्षक है, तो उसके लिए आपको सबसे अच्छी रणनीति कौन सी लगेगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, कि उसकी कम उपलब्धि के कारणों की हम पहचान करने का क्या करें, प्रयास करें और अल्पकालिक कर सकने योग्य जो लक्ष्य उसको भी क्या करें, निर्धारित करें। ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा यही है आंसर। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक कम उपलब्धि वाले बच्चों में उनके एक अच्छा शिक्षक के रूप में आपको उसकी कम उपलब्धि कारणों की पहचान करने का क्या करना चाहिए, प्रयास, साथ ही अल्पकालिक कर पाने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। इस प्रकार की रणनीति में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। विच ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है संवाद डायलॉग, ऑप्शन बी है लेक्चर व्याख्यान, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष निर्देश डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन डी है रिवॉर्ड्स यानी कि पुरस्कार। सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद यानी कि डायलॉग, सही है। बच्चों में जो अवधारणात्मक सजम होती है, अवधारणात्मक समझ होती है यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको सक्षम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो होती है वो संवाद यानी कि डायलॉग ही होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए संवाद जो होते हैं वो महत्वपूर्ण गतिविधि होते हैं। संवादात्मक होने के नाते एक शिक्षक को संबोधित करके छात्र शिक्षक बातचीत के माध्यम से सीखने को क्या बनाता है, सुगम बनाने के द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करने का भी उसे प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 experimental learning will be adopted in all stages. What is not correct with respect to experimental learning? पहला है कि it makes the teacher more active in the teacher learning process than the student। दूसरा है कि it helps in connecting past experience to gaining new knowledge and transfer of positive learning। तीसरा है कि इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स नॉलेज। और ऑप्शन चौथा है कि इट एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट रियल एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। पहला है कि दूसरा चौथा सही है, दूसरा है कि पहला तीसरा सही है, तीसरा है कि पहला चौथा सही है, चौथा है कि दूसरा और तीसरा सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के, इसमें से हमारा पहला और जो तीसरा है वो सही है, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी चरणों में अनुभवात्मक अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें यह प्रस्तावित किया जाता है कि अनुभवात्मक अधिगम को वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुभवात्मक जो अधिगम है वह सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अनुभव प्राप्त करके सीखने को क्या करता है, संदर्भित।
ठीक है। इसके गलत कथन निम्न होते हैं, जैसे कि ये छात्रों की तुलना में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक को अधिक सक्रिय बनाता है। साथ ही पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान के प्रचार पर आधारित होता है, अतः भी उपयुक्त उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस फैसिलिटीज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। यानी इसमें से वो हमारी कौन सी भावना होगी जो सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाएगी, सुगम यानी कि आसान बनाएगी। तो ऑप्शन ए है पैनिक यानी कि दहशत, ऑप्शन बी है फ्रस्ट्रेशन कुंठा, ऑप्शन सी है इरिटेशन चिड़, ऑप्शन डी है एक्साइटमेंट उत्तेजना। तो कौन सी हमारी सुगम बनाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी एक्साइटमेंट उत्तेजना। ये सीखने को कैसे बनाती है, सुगम। लेकिन पैनिक होना, इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये सब निगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रही है कि उत्तेजना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है और सीखने के लिए बालक स्वयं के सीखने के लक्ष्यों को विकसित करने और प्राप्त करने के लिए कैसा होता है, जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे किस प्रक्रिया से सबसे बेहतर सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न्स बेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है पैसिव इमिटेशन निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन बी है वेधन व प्रत्यय स्मरण ड्रिल एंड रिकॉल, ऑप्शन सी है रटकर स्मरण रोड मेमोराइजेशन, ऑप्शन डी है निर्देशित खोज गाइडेड डिस्कवरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज। बच्चे किस प्रकार की प्रक्रिया से सबसे बेहतर सीखते हैं, तो निर्देशित खोज से सबसे बेहतर सीखते हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि बच्चे निर्देशित खोज प्रक्रिया के द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं। इससे में छात्र अपने आप खोज करके अवलोकन और निरीक्षण करके सत्य की खोज करता है। हार्वर्ड स्पेंसर ने भी कहा है कि बालकों जितना कम से कम संभव हो जाएगा उतना अधिक से अधिक संभव को खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जितना कम से कम संभव हो जाए, यानी कि बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए उसका अधिक अधिक क्या करते हैं, खोजने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइयर ऑर्डर एबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट वंस ओवन थिंकिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है। ऑप्शन ए है रिकॉल प्रत्याहार, ऑप्शन बी है कंडीशनिंग अनुबंधन, ऑप्शन सी है मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान, ऑप्शन डी है रिपीटेशन पुनरावृत्ति। आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी मेटाकॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान। ठीक है, इसमें से उच्च स्तरीय कौशल अधिसंज्ञान है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना क्या होता है, शामिल होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अधिसंज्ञान उच्च स्तरीय कौशल होता है, इससे अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों को नियंत्रित करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान। ये छात्रों के विचारों को अलग बनाता है और स्वयं की जो कार्य क्षमता है उसको नियंत्रण करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाई। ऑप्शन ए है यानी कि शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कि अनुबंधन के तरीकों का प्रयोग, यूज ऑफ मेथड्स ऑफ कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है उचित पुरस्कार देना, गिविंग अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, ऑप्शन सी है कि दंड का प्रयोग, बाय यूज ऑफ पनिशमेंट, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना, बाय कंसीडरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। ठीक है, तो शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं, कि टीचर को बच्चों को आंतरिक रूप से यानी कि इनर मोटिवेट करना है तो विद्यार्थियों की अभिरुचि को भी ध्यान में रख सकते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों की अभिरुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है। ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों को स्वयं के लिए उनकी रुचियों के अनुसार व्यक्तिगत निपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था। इससे हमको आइडिया मिला कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और जुलाई सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अगर आप सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के और रात 8 बजे जूनियर लेवल के आपके प्रीवियस ईयर देखा कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए और सुबह 10 बजे करंट अफेयर भी देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।